हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम टॉर्ट के टॉपिक को समझेंगे। मतलब कि पूरा जो टॉर्ट है सब्जेक्ट उसको कवर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास अगर हम टॉर्ट को देखें तो हमारे पास 11 टॉपिक्स आते हैं। इन 11 टॉपिक्स को अगर हम कर लेते तो हमारा टॉर्ट सब्जेक्ट जो है खत्म हो जाएगा। अगर हम देखें तो जो टॉर्ट है इसका जो चीफ सोर्स है वो क्या है? कॉमन लॉ है। यहाँ पे हमारे पास कोई भी सेक्शंस या कोई एक्ट नहीं है। ये टाइम के साथ डेवलप हुआ है डिसाइडेड केसेस से, और जो जजेस हैं उन्होंने उसके ऊपर डिसीजंस दिए हैं। और अगर हम इसके मीनिंग के ऊपर आए, जो टॉर्ट है, टॉर्ट क्या करता है कि एक सिस्टम ऑफ लॉ है जो हमें एनेबल करता है, जो भी हमें इंजरीज हो रही हैं या फिर किसी के और व्यक्ति के एक्ट से जिससे कि हमें डैमेजेस हुए हैं, उसके लिए हम उसके ऊपर सिविल सूट कर सकें। तो अगर हम टॉर्ट वर्ड का मतलब देखें तो टॉर्ट वर्ड का मतलब दो जगह से हमें मिलता है। एक लैटिन टर्म के अंदर मिलता है और एक इंग्लिश टर्म के अंदर मिलता है। लैटिन टर्म के अंदर अगर हम आए तो लैटिन टर्म में इसका मतलब होता है टॉर्टम। टॉर्टम मतलब क्या होता है? टू ट्विस्ट, कि कोई चीज़ जब स्ट्रेट नहीं होती तब हम उसको क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? टॉर्टम है कि भाई ये चीज़ सीधी नहीं है, ठीक है, स्ट्रेट नहीं है, लॉफुल नहीं है। और इंग्लिश के अंदर अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है रॉन्ग, जो चीज़ सही नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति, जिसको हम क्या बोलेंगे? रॉन्ग डूअर बोलेंगे। अगर कोई व्यक्ति, कोई रॉन्ग डूअर आपके किसी लीगल राइट को वायलेट करता है, तो अगर कोई रॉन्ग डूअर आपके लीगल राइट को वायलेट करता है तो आपके पास ये राइट बनता है कि आप कोर्ट में जाके रिलीफ मांग सकें उसके रॉन्गफुल एक्ट के लिए, जिससे कि आपके लीगल राइट्स को डैमेज हुआ है। तो उसी को हम टॉर्ट बोलते हैं। टॉर्ट की डेफिनेशन अलग अलग जगह पे दी गई है, जैसे कि सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके अलावा अलग अलग लोगों ने इसकी डेफिनेशन दी, जैसे कि सालमन ने, विनफील्ड ने, क्लार्क एंड लिंडसल ने, फ्रेजर ने। तो जब आप एग्जाम दोगे तो आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है। अगर आप ऑप्शनल एग्जाम देते हो तो वहाँ पे आपको डेफिनेशन दे देगा और पूछेगा कि ये डेफिनेशन किसने बोली है। अगर मैं सालमन की डेफिनेशन बताऊं तो सालमन ने बोला था कि टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज एन एक्शन फॉर डैमेजेस एंड विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ मियरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। तो इसने क्या बोला था कि ये जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या ब्रीच ऑफ मियरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन नहीं है, ये क्या है? एक सिविल रॉन्ग है, जिसके लिए रेमेडी क्या है? एक्शन फॉर डैमेजेस है। ये किसने डेफिनेशन दी? सैलमन ने दी। विनफील्ड ने क्या डेफिनेशन दी? उन्होंने बोला कि टॉर्टियस लायबिलिटी अराइजेज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरीली फिक्स्ड बाय द लॉ। दिस ड्यूटी इज टुवर्ड द पर्सन्स जनरली एंड इट्स ब्रीच इज रिड्यूसिबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। और अगर मैं सेक्शन 2M के ऊपर आऊँ तो सेक्शन 2M के अंदर जो लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंदर दी गई डेफिनेशन, उसके अंदर ये बोला टॉर्ट का मतलब होता है अ सिविल रॉन्ग विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन इसने दी। तो अगर हम ये जो हमने जितनी डेफिनेशंस पढ़ी इसको हम एनालाइज करें तो इससे हमें क्या एलिमेंट मिलते हैं टॉर्ट के, तो वो क्या क्या एलिमेंट्स है? सबसे पहली बात मिलती है कि टॉर्ट क्या होता है? सिविल रॉन्ग होता है। टॉर्ट क्या होता है? सिविल रॉन्ग होता है। दूसरी बात हमें क्या मिलती है कि ये जो सिविल रॉन्ग होता है ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अलावा होता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में टॉर्ट नहीं होता। या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के जो आपके राइट्स, जो सिविल रॉन्ग्स आपके साथ होते हैं, उनको हम टॉर्ट बोलते हैं। और ये जो सिविल रॉन्ग है जो कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसके लिए जो रेमेडी होती है आपके पास क्या होती है? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, जो मेजर्ड नहीं है। तो ये तीन चीजें हमें यहाँ पे मिलती है किसके रिगार्डिंग? टॉर्ट के रिगार्डिंग। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें क्या क्या चीजें पूरी करनी है, क्या क्या कंडीशंस पूरी करनी है कि कोई टॉर्ट हो, तो पहली चीज आप क्या बताएंगे कि रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन होगा। उस रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन से किसी और व्यक्ति के लीगल राइट्स डैमेज होंगे और उसकी वजह से ये जो लीगल राइट्स है, लीगल राइट जो डैमेज हुए हैं, उसकी वजह से दूसरे व्यक्ति के पास कोई लीगल रेमेडी हो। तो अगर ये तीन चीजें होंगी तो मतलब कि आपने क्या किया है? किसी और व्यक्ति के साथ टॉर्ट कमिट किया है, सिविल रॉन्ग किया है, उसके लिए वो आपके से डैमेजेस कोर्ट में जाके मांग सकता है। अब देखिए रॉन्गफुल एक्ट का मतलब क्या होता है? ये जो मैंने वर्ड बोला कि आप किसी और व्यक्ति के साथ रॉन्गफुल एक्ट करते हैं, तो रॉन्गफुल एक्ट का मतलब क्या होता है? जो कि क्या है? फर्स्ट एसेंशियल है किसका? टॉर्ट का, कि अगर आप किसी के साथ रॉन्गफुल एक्ट करेंगे तभी वो टॉर्ट के अंदर आएगा।
इसका मतलब क्या होता है, जो रॉन्गफुल एक्ट होता है कि उसने, जो व्यक्ति है उसने क्या किया है, कोई ऐसा एक्ट किया है जो उसको नहीं करना था, या फिर कोई ऐसा एक्ट नहीं किया जो उसने करना था, और वो किसके द्वारा फिक्स किया गया था कि वो एक्ट वो करेगा या नहीं करेगा, लॉ के द्वारा फिक्स किया गया था। तो अगर वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी करता है, जो ड्यूटी उसकी लॉ के द्वारा फिक्स की गई थी, तो इसका मतलब उसने रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया है। वहीं अगर मान लीजिए उसकी कोई चीज़ करने की मॉरल ड्यूटी बनती है, क्या बनती है, मोरल ड्यूटी बनती है, जैसे कि अगर वो किसी व्यक्ति को पानी में डूबते हुए देख रहा है और वो उसको जाके नहीं बचाता, तो यहाँ पे उसकी ये सिर्फ एक मॉरल ड्यूटी थी कि अगर हम किसी को पानी में डूबते हुए देख रहे हैं तो हमें उसे बचाना चाहिए, और उसने अगर उसको नहीं बचाया तो उसने कोई रॉन्गफुल एक्ट नहीं किया, तो इसलिए वहाँ पे कोई भी क्या नहीं आएगा, उसने टॉर्ट कमिट नहीं किया, उसने कोई भी रॉन्गफुल एक्ट नहीं किया। फिर दूसरी चीज़ जो हमारे पास आती है, जो दूसरा इंग्रेडिएंट हम बोल सकते हैं टॉर्ट का होता है, वो क्या होता है, लीगल डैमेजेस, कि आप किसी व्यक्ति को लीगल डैमेजेस कर रहे हो। अब देखिए लीगल डैमेजेस के लिए हमारे पास दो मैक्सिम आती है। पहली मैक्सिम आती है इंजूरिया साइन डैमनम, और दूसरी होती है डैमनम साइन इंजूरिया, इसको अपोजिट कर दो। अब देखिए इंजूरिया साइन डैमनम का मतलब क्या है कि आपने किसी व्यक्ति के लीगल राइट्स को हार्म किया। इंजूरिया मतलब कि आप लीगल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे हो, और डैमनम मतलब कि सब्सटेंशियल हार्म कर रहे हो, और साइन मतलब कि विदाउट, तो मतलब कि आपने किसी के लीगल राइट्स को इन्फ्रिंज किया विदाउट डैमेजेस, उसको कोई डैमेज नहीं हुआ उसके लिए, तो वहां पे उसके पास राइट्स अवेलेबल होंगे, मतलब कि उसके पास ये जो इंग्रेडिएंट है लीगल डैमेज का ये पूरा हो गया। लेकिन अगर डैमनम साइन इंजूरिया हो, मतलब कि डैमेजेस हो विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स, इसका मतलब कि उसके साथ, मतलब कि उसके साथ चाहे हार्म हुआ है लेकिन उसके कोई लीगल राइट्स डैमेज नहीं हुए, तो इसलिए वहां पे वो टॉर्ट नहीं माना जाएगा। तो इंजूरिया साइन डैमनम के अंदर उसको मिलेगा, लेकिन डैमनम साइन इंजूरिया में नहीं मिलेगा, ठीक है। और तीसरी बात क्या होती है कि उसके पास क्या होनी चाहिए, लीगल रेमेडी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लीगल रेमेडी या लीगल डैमेजेस होनी चाहिए। ये क्या है, थर्ड एसेंशियल इंग्रेडिएंट है टॉर्ट को बनने के लिए। तो अगर उसके पास लीगल रेमेडी है तो वहां पे वो टॉर्ट मांग सकता है। इसके लिए आप कौन सी मैगजीन पढ़ोगे, उबी जिस इबी रेमेडियम, की जहां पे वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। तो अगर उसके पास राइट है तो इसका मतलब कि उसके पास रेमेडी भी होगी, उबी जिस इबी रेमेडियम। तो ये जो है हमारे पास तीन चीजें आती हैं, अगर ये पूरी हो जाती हैं तो टॉर्ट कमिट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो थ्योरीज आती हैं टॉर्ट के ऊपर। दो थ्योरीज कौन सी है, इन सब चीज़ों को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है, आप डिटेल में देखना चाहेंगे तो आपको चाइंग की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पहली थ्योरी आती है हमारे पास यूटिलिटी थ्योरी, और दूसरी थ्योरी आती है हमारे पास पिजन होल थ्योरी। ये दो तरीके की थ्योरीज होती हैं टॉर्ट के अंदर। जो यूटिलिटी थ्योरी है ये किसने दी थी, विनफील्ड ने दी थी, और जो पिजन होल थ्योरी थी ये किसने दी थी, सैलमन ने दी थी। यूटिलिटी थ्योरी बोलती है कि जो टॉर्ट होते हैं ये बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, लेकिन वहीं जो सैलमन थे, मतलब जो पिजन होल थ्योरी थी, उन्होंने बोला कि टॉर्ट तभी होगा जब वो किसी स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ एक्सपेक्टेड टॉर्ट के अंदर आएगा। जो भी टॉर्ट पहले से एग्जिस्ट करते हैं उनके अंदर से अगर किसी में आएगा तो वो पिजन होल थ्योरी में आएगा। और इन्होंने बोला कि जो एग्जिस्ट करते हैं उसके अलावा भी टॉर्ट एग्जिस्ट करते हैं और नए टॉर्ट्स बन सकते हैं। तो ये चीज़, एक केस आया था जिसका नाम था टाउन एरिया कमेटी वर्सेस प्रभु दयाल AIR 1975। इसने कौन सी थ्योरी को जस्टिफाई किया था, इंडिया के अंदर यूटिलिटी थ्योरी को जस्टिफाई किया था। अभी हम बाद में इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि जो रियलिटी है वो इन दोनों के बीच में कहीं एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड टॉपिक, हमने फर्स्ट टॉपिक खत्म किया, अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक के ऊपर। सेकंड टॉपिक है डिफेंस अगेंस्ट टॉर्टियस लायबिलिटीज। ये जनरली डिफेंसेस होते हैं जो आप सभी टॉर्ट्स के अंदर ले सकते हो। अलग अलग टॉर्ट्स के अंदर अलग अलग डिफेंसेस अवेलेबल होते हैं, वो स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए होते हैं। ये जनरल डिफेंसेस होते हैं जो सब में आप ले सकते हो। तो ये 8 तरीके के डिफेंसेस अवेलेबल है हमारे पास। कौन कौन से, पहला होता है वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया, मतलब कि जो हार्म सफ़र किया है प्लेंटिफ ने वो अपनी कंसर्न से किया है। दूसरा इनएविटेबल एक्सीडेंट, ऐसे एक्सीडेंट जिसको रोका नहीं जा सकता था, मिस्टेक। फोर्थ होता है एक्ट ऑफ गॉड,
फिफ्थ होता है प्राइवेट डिफेंस, सिक्स्थ होता है नेसेसिटी, सेवंथ होता है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, एट्थ होता है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। तो देखिए वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया को अगर हम देखें, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया मतलब कि आपने अपनी मर्जी से अपने आप को डैमेज किया है, जिस चीज़ के लिए आप कंसर्न दे रहे हो उसके लिए आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। तो इसके अगर एसेंशियल्स देखें तो क्या क्या है, यहाँ पे तीन चीज़ें होना ज़रूरी है, तभी आपको ये डिफेंस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। क्या, सबसे पहले तो फ्री कंसेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कंसेंट आपसे जोर ज़बरदस्ती से ना ली गई हो। दूसरी बात, कंसेंट जो है वो इलीगल नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, आपको नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की, ठीक है। लेकिन इसकी भी एक्सेप्शन है कि आप कहाँ कहाँ पे नहीं ले सकते। अगर आप इलीगल कंसेंट लेते हो तो नहीं माना जाएगा, अगर आप कोई स्टैट्यूटरी ड्यूटी को ब्रीच करते हो तो वहाँ पे कंसेंट नहीं मानी जाएगी, और जहाँ पे नेग्लिजेंस होता है वहाँ पे भी कंसेंट नहीं मानी जाती। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जिनको भी हम डिस्कस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जैसे कि डैन वर्सेस हैमिल्टन का केस, स्मिथ वर्सेस बेकर का केस। उसके अलावा बहुत सारे और केसेस आते हैं जो इंडिया के अंदर के भी हैं, बेकर वर्सेस टी हॉपकिंस का केस, हेन्स वर्सेस हॉरवुड का केस, वो सब आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, और हमने डिस्कस कर रखा है जहाँ पे हमने डिफेंसेस अगेंस्ट टॉर्टियस लायबिलिटी के बारे में बात की थी। उसके बाद हम आते हैं सेकंड डिफेंस के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल एक्सीडेंट मतलब कि अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट, जिनको टाला नहीं जा सकता था, जो कि पॉसिबल नहीं था जिनको प्रिवेंट करना ऑर्डिनरी केयर के अंदर, ऑर्डिनरी क्वेश्चन के अंदर या स्किल के अंदर, कि आप नॉर्मली एक जो प्रूडेंट इंसान केयर ले सकता है उसने वो केयर ली और उसके बावजूद भी वो नहीं रुका, तो उसके अंदर उसकी कोई गलती नहीं है। इसके अंदर हमारे पास कौन सा केस आता है, स्टैनले वर्सेस पॉवेल, हॉल्म्स वर्सेस माथर का केस आता है। तो अगर हम स्टैनले वर्सेस पॉवेल का केस देखिए, इसके अंदर क्या था कि जो डिफेंडेंट था, जो कि कौन था, शूटिंग पार्टी था, वो क्या करता है, एक पीजेंट के ऊपर फायर कर देता है। क्या होता है कि उसकी जो पैलेट होती है जो गन में से निकलती है, वो ट्री में से लग के, वो जब चलाता है पैलेट को, ट्री पे से लग के एक्सीडेंटली प्लेंटिफ को जाके लग जाती है। जो कि क्या कर रहा था प्लेंटिफ, कार्टिजेस को कैरी कर रहा था पार्टी के लिए। तो यहाँ पे हेल्ड होता है कि जो डिफेंडेंट है वो लायबल नहीं है, क्योंकि ये क्या था, इनएविटेबल एक्सीडेंट था, और यहाँ पे इनएविटेबल एक्सीडेंट एक गुड डिफेंस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने ऑर्डिनरी केयर ली थी, उसको क्या पता था कि पेड़ से लग के उसको गोली लग जाएगी, तो यहाँ पे उसको ये डिफेंस नहीं मिलेगा। इसी तरीके का आप हॉल्म्स वर्सेस माथर के केस में भी देख सकते हैं। फिर अगर हम तीसरा डिफेंस देखें तो वो आता है हमारे पास एक्ट ऑफ गॉड का, जिसको हम विज मेजर भी बोलते हैं। तो आपसे ऑप्शन में वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। विज मेजर बोलते हैं कि कोई भी ऐसा एक्ट जो कि नेचर का होता है, जैसे कि बहुत तेज हवा चली, फ्लड आ गई, रेनफॉल हो गया बहुत ज़्यादा, तो ये क्या है, अनप्रेसिडेंट है, जिसको आप सोच नहीं सकते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट है नेचर का, जिसको रीजनेबली एंटीसिपेट नहीं किया जा सकता। इसके लिए आप केस देख सकते हो रामलिंगा नादर वर्सेस नारायण रेड्डियार का, जहां पे क्या था, एक अनरूली मॉब, मतलब कि जिसको हम एक जत्था बोलते हैं, उसने रॉब कर लिया था, जो कि गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे थे डिफेंडेंट की लोरी से, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम एक्ट ऑफ गॉड नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये ह्यूमन इंटरवेंशन थी, ये कोई नेचर की तरफ से चीज़ नहीं हुई थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम डिफेंस देखें तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का, सभी डिफेंस डिस्कस करना मुश्किल है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, बाकी वो स्पेसिफिकली अपने अपने अंदर भी आ जाएंगे जब हम उन टॉट्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होती है कि अगर कोई व्यक्ति को लेजिस्लेचर ने अथोराइज किया है कोई चीज़ करने के लिए, या जैसे कि स्टैच्यू ने स्पेशली अथोराइज किया है किसी व्यक्ति को कोई सर्टेन चीज़ करने के लिए, जो कि अगर वो वैसे करता, अगर उसको अथोराइज नहीं किया जाता तो अनलॉफुल होता, या उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता था सिविल रॉन्ग के तौर पर। तो यहाँ पे अगर उसको स्टैच्यू उसके लिए ऑथराइज कर रहा है, तो फिर वहाँ पे वो एक डिफेंस ले सकता है कि मैं तो इसको स्टैच्यूटरी अथॉरिटी के अंदर कर रहा था, इसलिए ये सिविल रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। फिर हम तीसरे टॉपिक के ऊपर आते हैं, नेग्लिजेंस। यहाँ से हमारे टॉट शुरू हो जाते हैं। नेग्लिजेंस जो पहले तरीके का टॉट है। अब देखिए नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है। अगर हम नेग्लिजेंस का मतलब देखें, जो हमें अलग अलग केसेस से मिला, जिसके अंदर एक फेमस केस आता है ब्लिथ वर्सेस ब्रिंगम वाटरवर्क्स कंपनी का।
तो अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर देखो तो नेग्लिजेंस का मतलब हम ये देखते हैं केयरलेसनेस, लेकिन अगर हम लीगल इंटरप्रिटेशन करें तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स होते हैं जो पूरे होने ज़रूरी है, तो वो नेग्लिजेंस कहलाएगा। पहला होता है कि जो लीगल ड्यूटी है, एक व्यक्ति की लीगल ड्यूटी होती है कि वो ड्यू केयर एक्सरसाइज करे दूसरे व्यक्ति की तरफ, और अगर वो जो ड्यू केयर या उसकी जो ड्यूटी बनती थी कि उसको केयर करनी थी, ये चीज़ ऐसी होने नहीं देनी थी या होने देनी थी, तो और उसकी वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर देता है। पहली चीज़ उसकी ड्यूटी बनती थी, सेकंड वो उसकी ब्रीच कर देता है, और इस ब्रीच के कारण उस व्यक्ति को क्या होते हैं, जो जिस भी व्यक्ति की वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी करता है, कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेस होते हैं उसको। तो ये बोला जाएगा कि उसने नेग्लिजेंस किया है, और वो व्यक्ति कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट सिविल सूट फाइल कर सकता है टॉर्ट का। अब ये जो लीगल ड्यूटी है वो सिर्फ ये नहीं कि उसकी मॉरल ड्यूटी या रिलीजियस ड्यूटी या सोशल ड्यूटी होगी, ऐसा नहीं होगा। ये लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश की गई ड्यूटी हो तभी उसको हम लीगल ड्यूटी बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक फेमस केस आता है नेग्लिजेंस का, जो बहुत फेमस है, आपसे एग्जाम में पूछेगा, ये आपको बताना होगा नेग्लिजेंस के अंदर। डोनो वर्सेस स्टीवेंसन। ठीक है, 1932 का केस है। इसके अंदर क्या होता है, जो अपीलेंट होता है वो बॉटल होती है एक जिंजर बियर की, वो पी जाता है, जो कि एक रिटेलर से लेके आता है उसका फ्रेंड, मतलब उसका फ्रेंड एक रिटेलर के पास जाता है और उसको वो बॉटल देता है, और वो बॉटल वो पी लेती है आधी। तो ये जो बॉटल जो जब आधी पी लेती है उसके बाद उसको मिलता है कि उसके अंदर डीकम्पोज्ड बॉडी है या रिमेन्स है किसके, स्नेल के। फिर ये जो प्लेंटिव होता है ये एक्शन लेता है किसके अगेंस्ट, मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट। रिटेलर के अगेंस्ट नहीं ले रहा, किसके अगेंस्ट ले रहा है, मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट ले रहा है, क्योंकि उसके कारण उसको सीरियस इफेक्ट्स आते हैं उसकी हेल्थ के ऊपर। उसने जब ये इस तरीके का डिकम्पोज बॉडी से पी लिया तो उसको फिर एक तो शॉक लगा, और जो उसके बॉडी थे उसके ऊपर हेल्थ इफेक्ट्स आए। तो यहाँ पे ये हेल्ड किया गया कि जो मैन्युफैक्चर है बॉटल का वो रिस्पॉन्सिबल है नेग्लिजेंस के लिए प्लेंटिव की प्रति, क्योंकि उसको अपने जो भी कस्टमर्स हैं उसके लिए क्या लेना है, रीजनेबल केयर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि किस तरीके से नेग्लिजेंस की गई। तो नेग्लिजेंस का जो प्रूफ होता है वो प्लेंटिव को करना पड़ता है कि मेरे साथ नेग्लिजेंस हुई है। लेकिन एक केस था, बहुत ही फेमस केस है इंडिया का, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस शुभगावंती। क्या नाम है केस का, एमसीडी वर्सेस शुभगावंती। एमसीडी वर्सेस शुभगावंती। ठीक है, 1966 का केस है AIR। अब इस केस के अंदर ये एक प्रिंसिपल आया जिसको हम बोलते हैं रेस स्पा लॉकिटर, मतलब कि थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। यहाँ पे जो प्लेंटिव है उसको कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ है वो अपने आप में खुद बोलती है। इसके लिए इस डॉक्ट्राइन की एप्लीकेशन के लिए 3 चीज़ें होना ज़रूरी है कि जिस चीज़ से हार्म हुआ वो डिफेंडेंट के कंट्रोल के अंदर हो। जैसे कि यहाँ जो एमसीडी वर्सेस शुभगावंती का केस था, इसके अंदर जो क्लॉक टावर होता है वो उसकी 40 साल की लाइफ होती है, लेकिन 60 ईयर हो गए थे उसको, और वो कुछ लोगों के ऊपर गिर जाता है। वो तो उसके लिए वो फिर सूट मतलब मांगने जाते हैं कोर्ट के अंदर, सिविल सूट करते हैं। तो ये जो चीज़ थी, ये जो क्लॉक थी, किसके कंट्रोल में थी, एमसीडी के कंट्रोल के अंदर थी। जब उसके कंट्रोल के अंदर थी तो ये एक्सीडेंट अकर हुआ, और ये एक्सीडेंट अगर नहीं होता अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ थिंग्स जो थी उसकी टेक केयर करता, ठीक है, मतलब कि उसकी अगर वो टेक केयर करता तो ये चीज़ नहीं होती। और इसके लिए डिफेंडेंट कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा कि उसने इसका ध्यान क्यों नहीं रखा। तो अगर ये 3 चीज़ें हो रही हैं कि उसके कंट्रोल के अंदर हैं, वो एक्सीडेंट नहीं होता अगर उसको सही से रखता कंट्रोल में, और उसके लिए उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो यहाँ पे रेस इस पर लिखितर का प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो जाता है। मतलब प्लेंटिफ को कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ओनर्स ऑफ प्रूफ प्राइमा फसाई शिफ्ट हो जाएगा किसके ऊपर, डिफेंडेंट के ऊपर, कि डिफेंडेंट को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो नेग्लिजेंट नहीं था। तो ये बहुत फेमस केस है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा श्याम सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस भी फेमस है, और मंगीलाल वर्सेस
परासरम का केस भी फेमस है 1971 का। यहीं पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का, जब दोनों तरफ से गलती होती है, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। अब देखिए कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के अंदर क्या होता है कि ये ऐसी नेग्लिजेंस होती है जहाँ पे दोनों ही व्यक्ति की गलती होती है। मतलब कि जो प्लेंटिफ होता है, प्लेंटिफ अगर ड्यू केयर लेता तो डिफेंडेंट की तरफ से जो नेग्लिजेंस हो रही थी वो रुक जाती। ड्यू केयर लेता, डिलीजेंस लेता, ध्यान रखता, अपने स्किल्स को यूज़ करता, तो ये जो डिफेंडेंट की तरफ की गलती थी उससे इसको सफ़र नहीं करना पड़ता। तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस हुई है। अब इसका अगर एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए कि एक व्यक्ति रॉन्ग साइड पे गाड़ी चला रहा है, तो यहाँ पे और सामने से एक गाड़ी आके अगर उसको टक्कर मारती है तो यहाँ पे इसकी कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस होगी, क्योंकि अगर ये ध्यान रखता, ये सही साइड पे गाड़ी चलाता, राइट साइड पे गाड़ी चलाता, तो फिर ये एक्सीडेंट नहीं होता। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, क्या हुई है, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस हुई है, और यहाँ पे दोनों ही पार्टी लाइबल होती है। तो एक दूसरे को आप लाइबल अलग से नहीं बना सकते। पहली बार ये कंसेप्ट आया था कौन से केस के अंदर, बटरफील्ड वर्सेस फॉरेस्टर का केस के अंदर ये आया था। तो यहाँ पे नेग्लिजेंस हमारा खत्म होता है। फिर अब हम आते हैं चौथे टॉपिक के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं नर्वस शॉक। अब नर्वस शॉक होने के लिए हमारे पास एक फेमस केस हमारे पास आता है। नर्वस शॉक देखिए कोई बॉडीली इंजरी नहीं हो रही, ये मेंटल इंजरी है एक तरीके से, ठीक है। आपको कहीं किसी चाकू तलवार से या किसी तरीके से नहीं मारा जा रहा। यहाँ पे हमारे पास केस आता है बॉरहिल वर्सेस यंग का केस। तो यहाँ पे क्या है, अगर हमें ये प्रूफ करना है कि हमारे पास नर्वस शॉक हुआ है, तो उसको जो प्लेंटिफ है उसको कुछ चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेंगी। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, 4 चीज़ें उसको प्रूफ करनी पड़ेंगी। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो सबसे पहले नेसेसरी चेन ऑफ कॉजेशन दिखाना पड़ेगा नर्वस शॉक के बीच में ये और इंजरी के बीच में। दूसरी चीज़ की जो प्लेंटिफ है उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसको नर्वस शॉक हुआ है कोई चीज़ देख के या कोई चीज़ सुन के, फिजिकल इंजरी होना ज़रूरी नहीं है। तीसरी चीज़, जो चीज़ उसको देख के या सुन के जिसकी वजह से उसको ये फिजिकल इंजरी मेंटल इंजरी हुई है, जिसकी वजह से उसको शॉक आया है, उस व्यक्ति के साथ जिसके लिए उसने न्यूज़ सुनी थी या बात सुनी थी या देखी थी, उसके साथ वो लव एंड अफेक्शन के रिलेशनशिप के अंदर हो, जो भी विक्टिम जिसको बताया जा रहा है। और चौथी बात की जो नर्वस शॉक से डैमेजेस हों वो साइकेट्रिक डैमेजेस तक लिमिटेड नहीं है। अब जैसे अगर आपको एग्जांपल दूं कौन से केस का, विलिंगसन वर्सेस डाउनटाउन का केस है, 1897 का केस है। इसके अंदर क्या होता है, डिफेंडेंट आके एक जोक के अंदर बोलता है प्लेंटिफ को कि जो उसका हस्बैंड है उसकी लातें टूट गई हैं एक एक्सीडेंट के अंदर। यहाँ पे जो प्लेंटिफ होता है वो नर्वस शॉक हो जाता है उसको, और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सीरियसली इल हो जाता है। इसकी वजह से जो डिफेंडेंट है वो हेल्ड होता है लाइबल किसके लिए, नर्वस शॉक के लिए, और उसको जो भी कंपनसेशन वगैरह जो भी चीज़ होती है वो पे करना पड़ता है। इसी तरीके का केस आप देख सकते हो जेनवियर वर्सेस स्विनी का, और ब्रॉडमैन वर्सेस सुंदरसन का केस देख सकते हो। फिर हम आते हैं 5th टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है रिमोटनेस ऑफ डैमेज। रिमोटनेस ऑफ डैमेज। अब देखिए रिमोटनेस ऑफ डैमेज के अंदर हमें क्या समझना है कि हर एक चीज़, जैसे कि मान लीजिए जिसको बहुत दूर का इम्पैक्ट है, आप काफ़ी चीज़ें आगे हुई उसके बाद कोई रॉन्ग हुआ, तो उसके लिए व्यक्ति लाइबल नहीं होगा, जिसको आप सोच नहीं सकते थे। तो यहाँ पे 2 तरीके, मतलब रिमोटनेस जो है, क्योंकि हर चीज़, क्योंकि एक चीज़ के कितने सारे इम्पैक्ट होंगे और आप किसी चीज़ को जोड़ जोड़ के कहाँ तक ले जाओगे, तो इसके लिए हर चीज़ के लिए लॉ आपको रॉन्गफुल एक्ट के लिए केसेस नहीं चला सकता, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 टेस्ट आते हैं जिससे हम पता लगाते हैं कि रिमोटनेस है या नहीं है। और हमारे पास एक फेमस केस आता है वेगन माउंट का, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि इंडिया में क्या एप्लीकेबल है। अब देखिए 2 टेस्ट कौन कौन से हैं। पहला टेस्ट होता है टेस्ट ऑफ रीजनेबल फॉरसाइट, कि आप उस चीज को रीजनेबली देख सकते थे। मतलब कि जो भी रॉन्गफुल एक्ट है, आप जिस रॉन्गफुल एक्ट को कर रहे हो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो एक रीजनेबल मैन, जो एक नॉर्मल माइंड का व्यक्ति है, वो उसको देख सकता था, समझ सकता था कि इस चीज़ से ये चीज़ हो जाएगी। बहुत दूर के इम्पैक्ट नहीं थे कि वो उसको सोच ही नहीं पाता। तो हम उसको क्या बोलेंगे, टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट बोलेंगे। तो अगर कोई चीज़ टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट के अंदर आ रही है तो
वो व्यक्ति टॉर्ट के लिए लाइबल हो जाएगा। इसको हम और क्या बोलते हैं, टेस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। इसके अंदर आप एक केस देख सकते हो, स्कॉट वर्सेस शेफर्ड का केस। इसके अंदर क्या होता है कि जो डिफेंडेंट होता है वो क्या करता है कि जो डिफेंडेंट होता है वो क्या करता है, एक लाइट बल्ब थ्रो करता है। कहाँ पे, लाइटेड स्क्वीप थ्रो करता है, कहाँ पे, मार्केट हाउस के अंदर। अब वो जाके ए के ऊपर गिरती है। ए अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है, बी के ऊपर फेंक देता है। बी क्या करता है, उसको अपने से दूर फेंकता है और एस के ऊपर फेंक देता है। और एस का क्या होता है, उस जो भी स्क्वीप था, लाइटेड स्क्वीप था, वो क्या होता है, टूट के उसकी वजह से एस की एक आइज़ जो होती है वो चली जाती है, एक आइज़ ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे डिफेंडेंट को लाइबल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो रीजनेबल फॉरसाइट थी कि इस तरीके से अगर मैं एक लाइटेड स्क्वीप फेंकूंगा तो उससे कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, तो इसलिए वो यहाँ पे लाइबल होता है। तो इस तरीके से हम रीजनेबल फॉरसाइट के टेस्ट को कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना रिमोटनेस ऑफ डैमेज है और क्या वो व्यक्ति लाइबल होगा या नहीं होगा। इसी तरीके का केस आप ग्रीनलैंड वर्सेस चैपलिन के केस में देख सकते हैं, किंग्स वर्सेस फिलिप्स के केस में देख सकते हैं, हे वर्सेस यंग के केस के अंदर देख सकते हैं, जो कि एक फेमस केस है। ब्लिथ वर्सेस ब्रिंगटन वाटरवर्क्स कंपनी के केस के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा टेस्ट जो आता है हमारे कौन सा आता है, टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस आता है। पहला क्या आता है, टेस्ट ऑफ रीजनेबल फॉरसाइट। दूसरा आता है हमारे पास टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस। अब ये टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस क्यों आया, क्योंकि 1870 के अंदर जो केस था स्मिथ वर्सेस लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवेज कंपनी का, उसके अंदर इस टेस्ट को, कौन से टेस्ट को, रीजनेबल फॉरसाइट के टेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया और इस टेस्ट को लेके आया गया, टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस को। अब इस टेस्ट के हिसाब से एक पर्सन जो है लाइबल होगा सभी उन चीज़ों के लिए, सभी डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस के लिए जो भी किसी एक रॉन्गफुल एक्ट से होते हैं, चाहे वो उनको देख सकता था या नहीं देख सकता था। क्योंकि कोई भी जो रॉन्गफुल एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो डायरेक्टली होते हैं, उनके रिमोट होने से कुछ नहीं होता। तो अगर वो कॉन्सिक्वेंसेस डायरेक्ट हैं तो उसके लिए वो लाइबल होगा, चाहे वो उसको देख सकता था, फोर्सी कर सकता था या नहीं कर सकता था। इसके लिए आप एक केस देख सकते हो, कौन सा, री पॉलिमिस एंड फर्नेस विथी एंड कंपनी लिमिटेड 1921 का केस है। यहां पे आपको समझ आ जाएगा कि टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस किस तरीके से काम करता है। लेकिन वैगन माउंट के केस के अंदर प्रीवी काउंसिल ने यह हेल्ड किया कि जो टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस है ये बेकार है, ये सही नहीं है, ये इनकरेक्ट है, उसको रिजेक्ट किया और वापस से हेल्ड किया कि टेस्ट ऑफ फोरसाइट जो है, रीजनेबल फोरसाइट का जो टेस्ट है जो हमने पहले देखा था, वो बेटर टेस्ट है और वही एप्लीकेबल होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आता है नो फॉल्ट लायबिलिटी का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके के केस है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के, जिसको हम नो फॉल्ट लायबिलिटी बोलते हैं कि आपकी गलती ना होने के बावजूद भी आप लाइबल हो गए। यहाँ पे बहुत फेमस केस आता है, कौन सा, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस। अब ये क्या है, इसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है कि वो एक अपनी ज़मीन पे पानी वगैरह भरता है, वो टूट के उसके उसमें चला जाता है, उससे उसको डैमेजेस हो जाते हैं, और इसको बाकी आप उसमें देख सकते हो। और दूसरा जो है हमारे पास फेमस केस आता है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा कि ये केस कौन से ईयर का है, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्योंकि क्या होता है कि एग्ज़ाम में ये देता है, मान लीजिए आपको MCQ वाला एग्ज़ाम हो रहा है, कोई प्री दे रहे हो या कोई भी एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो, तो वहाँ पे वो आपको ऑप्शन देगा कि कौन से केस के अंदर ये चीज़ आई। वहाँ पे ऑप्शन होगा MC मेहता वर्सेस, मतलब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए इंडिया के अंदर, तो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का वो आपको देगा, लेकिन साथ में वो ईयर लिख देगा कि 1984 का केस है या 1986 का केस है या 1987 का केस है, तो उससे कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो इसका ईयर याद रखिएगा कि ये केस आया था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 के अंदर। तो 1987 वाला केस है जो हमारी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से रिलेट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर अगर हम इसको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को देखें तो जहाँ पे जो डिफेंडेंट होता है वो लाइबल होता है, जो भी हार्म होता है प्लेंटिफ को, चाहे उसके लिए जो हार्म हुआ है उसके लिए जो डिफेंडेंट है वो नेग्लिजेंट था या नहीं था, या फिर उसकी कोई इंटेंशन थी या नहीं थी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वहाँ पे वो लाइबल हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं,
जो कि बिना फॉल्ट के भी लायबिलिटी बन जाती है उसकी, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल, या फिर लायबिलिटी विदाउट फॉल्ट या नो फॉल्ट भी बोल सकते हैं इसको। अब ये जो है ये प्रिंसिपल कौन से केस के अंदर आया, वही केस क्या नाम है इसका, रेलेंट्स वर्सेस फ्लेचर के अंदर आया। तो इस रूल की एप्लीकेशन के लिए 3 कंडीशन होना जरूरी है जो भी हमने पढ़ी। पहली क्या है कि कोई डेंजरस थिंग होनी चाहिए, जैसे पेड़ हो गया, जहरीला पेड़ हो गया, ठीक है, कोई डेंजरस थिंग होनी चाहिए, वो व्यक्ति अपनी लैंड के ऊपर लेके आया हो, जिसको हम डिफेंडेंट बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो डेंजरस थिंग थी वो एस्केप कर जाए उसकी लैंड के ऊपर से, मतलब कि निकल जाए उसकी लैंड के ऊपर से, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए वो कोई जहरीला पेड़ लगा रखा था, उसकी पत्तियां उसकी लैंड से बाहर निकल गई और इसका नॉन नेचुरल यूज हुआ हो लैंड का। अब अपने घर के अंदर आप ऐसे पेड़ लगा रहे हो जो कि विशियस हैं, जहरीले हैं, तो आप क्या कर रहे हो, नॉन नेचुरल यूज कर रहे हो। तो अगर ये 3 चीजें हैं, ठीक है, तो इससे क्या बोला जाएगा कि वो व्यक्ति स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए लाइबल होगा। अब वो डेंजरस थिंग ला के रखी है, एस्केप कर गई और नॉन नेचुरल यूज़ कर रहा था। अब मान लीजिए जो इसने पेड़ लगाया उसकी पत्तियां बाहर निकल रही थी और यहाँ पे कोई हॉर्स आया प्लेंटिव का, उसने उसको खा लिया और ये हॉर्स इससे मर गया, तो यहाँ पे ये लाइबल होगा ये व्यक्ति जिसने अपनी लैंड के ऊपर ये वाला ट्री लगाया था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर, ठीक है। डेंजरस थिंग क्या होती है आप समझ सकते हो रेलेंट वर्सेस फ्लेचर के केस को अगर आप डिटेल में देखोगे। इसके अलावा आप हॉर एंड कंपनी वर्सेस मैक एल्पाइन का केस देख सकते हो। एस्केप का मतलब क्या होता है कि वो उसकी लैंड से निकल गई हो, उसके जो एरिया है, मतलब जो भी एरिया है उससे बाहर निकल गई हो, उसके कंट्रोल में ना रही हो, तो वहाँ पे हम उसको एस्केप बोल देते हैं। इसके लिए आप क्राउन हर्स्ट वर्सेस एमर्सन बुरियल बोर्ड का केस का देख सकते हो। और नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड क्या होता है कि जो यूजुअली उस चीज़ को यूज़ नहीं किया जा सकता, मतलब कि स्पेशल यूज़ किया जाता है उसका, जो कि नॉर्मल तौर पे नहीं किया जाता, और इससे अगर ये जो स्पेशल यूज़ किया जा रहा है इससे डेंजर जो है वो बढ़ जाता है दूसरे लोगों को, तो वहाँ पे हम उसको नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड बोल देते हैं। यहाँ पे आप केस देख सकते हो सरजू प्रसाद वर्सेस महिदो प्रसाद का, ठीक है। यहाँ पे भी हम अब हमारे पास, लेकिन इसके बावजूद इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जो रेलेंट वर्सेस फ्लेचर का केस है 1868 का, यहाँ पे हमारे पास इसकी कुछ एक्सेप्शंस है, लेकिन जैसे कि अब आप कहीं पे अपनी कोई गैस यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो, ऑयल कर रहे हो, नॉक्शियस फ्यूम्स यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे सब एप्लीकेबल होगा। अब ये कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा रेलेंट वर्सेस फ्लेचर का केस, जहाँ पे कोई भी मिस्चीवियस थिंग्स, जो भी डेंजरस थिंग है, वो किस चीज़ के लिए कलेक्ट की गई है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अंदर कलेक्ट की गई है। तो ये जनरल डिफेंस भी है और यहाँ पे ये स्पेसिफिक डिफेंस भी हो गया। जब हमने डिफेंसेस पढ़े थे तो वहाँ पे भी था ये, और ये स्पेसिफिक इसके लिए भी हो गया। सेकंड चीज़ कि आपने अपनी लैंड को नेचुरल यूज़ के लिए रखा, अब उससे कुछ हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो नेचुरल यूज़ कर रहा था, मैं अपनी ज़मीन पे खेती करता हूँ, मैं तो नेचुरली यूज़ कर रहा था उसको। तीसरी चीज़ कि वो जो एस्केप हुआ ना चीज़ का, जो डेंजरस चीज़ थी मान लीजिए, उसको जो एस्केप हुआ वो एक्ट ऑफ गॉड के कारण हुआ, या फिर आप बोल सकते हो कि वो किसी थर्ड पार्टी की गलती के कारण हुआ, या प्लेंटिव के खुद के फॉल्ट के कारण हुआ, या प्लेंटिव ने उसके लिए कंसर्न दी थी। तो वहाँ पे आप ये डिफेंस लोगे और वो व्यक्ति इसके अंदर लाइबल नहीं होगा। कंसेंट दी उसने, मतलब कि वॉलंटियर नॉन फिट इंजूरिया का प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और हमारे पास जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट है वो कौन से केस के अंदर आया था, जिसको मैंने अभी आपको बताया था, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ईयर याद रखिएगा 1987 का केस है ये, ठीक है। यहाँ पे कोर्ट ने एब्सोल्यूट लायबिलिटी के प्रिंसिपल को इवॉल्व किया था, जिसके अंदर उसने बोला था कि अगर आपकी गलती भी नहीं होगी वहाँ पे भी आपको लायबिलिटी देनी पड़ेगी विदाउट एनी एक्सेप्शन। जैसे हमारे पास स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एक्सेप्शंस थी, लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई एक्सेप्शंस नहीं दी गई। अब ये कब होगा, जब कोई हजार्डियस इंडस्ट्रीज या बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे ऐसा होगा। तो वहाँ पे अगर इस तरीके की कोई चीज़ होती है, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज है जहाँ पे जैसे वहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं और उन वर्कर्स को कुछ हो जाता है या इस तरीके की कोई चीज़ होती है, तो उसके ऊपर एब्सोल्यूट लायबिलिटी आएगी और उसको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। ये जो कंपनसेशन है डिपेंड करेगा कि वो फैक्ट्री या वो जो भी चीज़ थी वो कितनी बड़ी थी, वो कितनी मेजर थी, उसकी कितनी टर्नओवर थी, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। उतना ही ज़्यादा कंपनसेशन उस विक्टिम को दिलाया जाएगा। ये जो MC मेहता केस था ये कहाँ का था, जब 4 दिसंबर 1985 को ऑलियम गैस की लीकेज हुई थी श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर, तब ये चीज़ हमारे सामने आई थी।
और इसी तरीके की चीज़ जब भोपाल ट्रेजेडी हुई थी वहाँ पे भी हमें देखने को मिली थी। इन्हीं दोनों चीज़ों के बाद ये MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1987 के अंदर एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट आया। तो मतलब कि जब कोई एंटरप्राइज कोई हजार्डियस और इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी कर रही हो अपने प्राइवेट प्रॉफिट के लिए, और इसकी सोशल ऑब्लिगेशन हो कि जो भी उससे अगर सफ़र कर रहे हैं, जिनको भी उससे कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए वो उसको पे करे, और यहाँ पे उन्हीं के पास सिर्फ रिसोर्सेज हैं कि वो ये चीज़ कर सकती है, तो इसलिए यहाँ पे एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट को लाया गया। ठीक है, इसलिए अब आप देखोगे तो इंश्योरेंस भी होती है, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट आया, नेशनल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट आया, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। उसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास जो आता है, जिसको हम 7th टॉपिक बोलते हैं, वाइकेरियस लायबिलिटी का। कौन सा? वाइकेरियस लायबिलिटी। ये वाइकेरियस लायबिलिटी जो है ये किस चीज़ के लिए होती है? जिसके लिए एक व्यक्ति ने कोई किसी, जैसे ए ने बी के लिए कंडक्ट किया, तो बी ने जो कंडक्ट किया उसके लिए ए लाइबल होगा, इसी को हम वाइकेरियस लायबिलिटी बोलते हैं। ये एक लैटिन मैक्सिम है, उसके ऊपर डिपेंड करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिस्पोंडिएट सुपीरियर एंड क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। मतलब कि अब प्रिंसिपल जो होगा वो आंसर करेगा अपने सबऑर्डिनेट के एक्ट के लिए, या फिर कोई व्यक्ति अगर किसी को एम्प्लॉय करता है कोई काम करने के लिए, तो उसके लिए भी वो व्यक्ति लाइबल होगा। तो ये कौन कौन से रिलेशन के अंदर आप देख सकते हो कि वाइकेरियस लायबिलिटी हमारे सामने आती है? प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशन के बीच में, जहाँ पे प्रिंसिपल के लिए एजेंट कोई काम करता है। पार्टनर्स के बीच में अगर कोई रिलेशन होता है तो एक पार्टनर दूसरे के बिहाफ पे कुछ भी काम करता है, सभी वाइकेरियसली लायबल होंगे। और मास्टर और सर्वेंट के बीच में, जहाँ पे सर्वेंट मास्टर के लिए कोई काम करता है, यही चीज़ भाई प्रिंसिपल एजेंट, पार्टनर्स और मास्टर एंड सर्वेंट के बीच में आती है। इसके अंदर आप केस देख सकते हो, लॉयड वर्सेस ग्रेट स्मिथ का केस, जो प्रिंसिपल एंड एजेंट के रिलेशन के बीच में बताता है आपको। और पार्टनर्स के लिए आप केस देख सकते हो, हैमलिन वर्सेस हस्टन एंड कंपनी का केस। और इसी तरीके से मास्टर एंड सर्वेंट के अंदर आप अमरिक सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का देख सकते हो। अब देखिए, जैसे प्रिंसिपल और हमारे पास ये एजेंट का रिलेशन आता है। मान लीजिए किसी चीज़ के लिए प्रिंसिपल ने ए को, मतलब जो एजेंट है उसको ऑथराइज किया कि तू मेरे भी यहाँ पे काम करके आ, उसके लिए तो लाइबल होगा प्रिंसिपल। लेकिन मान लीजिए ए कोई काम कराता है और बाद में प्रिंसिपल आके उसको रेटिफाई करता है, उसको बोलता है कि हाँ ठीक है तूने मेरे भी यहाँ पे कर दिया ये काम, तो उसके लिए भी प्रिंसिपल लाइबल होगा। इसी तरीके की चीज़ पार्टनर्स के बीच में होती है और मास्टर एंड सर्वेंट के बीच में भी होती है। अब देखिए, जो चीज़ें ज़रूरी हैं जिसकी वजह से मास्टर जो है सर्वेंट के लिए लाइबल हो जाए, वो क्या है कि वो जो टॉर्ट है, जो सिविल रॉन्ग हुआ है, वो सर्वेंट ने कमिट किया हो, और वो जो सिविल रॉन्ग है जब उसने कमिट किया हो, वो कब किया हो? जब वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर हो, तभी जो है मास्टर लाइबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं कि वो सर्वेंट ने किया और उसके बिहाफ पे किया हो जिसके लिए उसको रखा गया एम्प्लॉयमेंट के अंदर, तभी वो लाइबल होगा। इसीलिए हमारे पास कौन सा प्रिंसिपल आता है यहाँ पे? रिस्पोंडेंट सुपीरियर का प्रिंसिपल आता है। जो हम मैक्सिम पढ़ते हैं ना, रिस्पोंडेंट सुपीरियर, इसका मतलब होता है कि लेट द प्रिंसिपल बी लाइबल, कि भाई जो प्रिंसिपल है वो अपने जो सर्वेंट है उसके लिए या एजेंट के लिए लाइबल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो देखिए, जो एजेंट होता है वो उसके बिहाफ पे काम कर रहा है, इसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि अगर इस तरीके की कोई चीज़ होती है तो इसको फंसाया जाए। तो इस तरीके की अगर चीज़ होने लगी तो प्रिंसिपल इनको ऑथराइज करके और सभी तरीके के सिविल रॉन्ग करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक हुआ कौन सा? वाइकेरियस लायबिलिटी का। यहीं पे हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है, वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट का, मतलब कि गवर्नमेंट का। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, उसके आर्टिकल 300 के अंदर ये चीज़ कंफर्म की गई है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर, कि जो स्टेट होती है उसकी लीगल पोजीशन बताई गई है कि स्टेट लाइबल होगी कोई भी अगर टॉर्टियस एक्ट किया जाता है उसके सर्वेंट के द्वारा, और वो सर्वेंट अगर उसके एम्प्लॉयमेंट के अंदर है तो। यहाँ पे आप कौन सा केस देख सकते हो? पेनिनसुलर एंड ओरिएंटेड स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, जहाँ पे जो प्लेंटिफ था उसका होस्ट को इंजर कर दिया गया था, किसकी नेग्लिजेंस के कारण? स्टेट गवर्नमेंट के सर्वेंट के नेग्लिजेंस के कारण। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट लाइबल होती है। इसी तरीके का केस आता है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती का केस। ये एक फेमस केस है जो आपसे पूछ सकता है, जहाँ पे जो ड्राइवर था राजस्थान गवर्नमेंट का, वो जीप चला रहा था गवर्नमेंट की, और वो जीप किसके लिए चला रहा था? कलेक्टर के लिए चला रहा था।
और लेकिन वो क्या कर रहा था, उस जीप को रिपेयर शॉप से कलेक्टर के रेजिडेंस पे लेके जा रहा था, और उस बीच में क्या होता है कि वो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग करता है, और वो एक पेडिस्ट्रियन जो रोड पे चल रहा होता है उसको मार के वो मर जाता है पेडिस्ट्रियन उससे। तो जो विडो होती है उस विक्टिम की, वो स्यू कर देती है गवर्नमेंट को उन डैमेजेस के लिए। तो यहाँ पे बोला जाता है कि जो स्टेट है वो वाइकेरियसली लायबल है टॉर्टियस एक्ट के लिए सर्वेंट के, क्योंकि वो उसका सर्वेंट था। जिस तरीके से कोई और एम्प्लॉयर लाइबल होता है, इसी तरीके से गवर्नमेंट भी लाइबल होगी। यहाँ पे आप फतीमा बेगम वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का केस, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली का केस भी देख सकते हो। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी आती है, अगर कोई एक्ट ऑफ स्टेट होता है वहाँ पे आप ये डिफेंस ले सकते हो। कोई जुडिशियल एक्ट किए जाते हैं, कोई जुडिशियल प्रोसेस को करने के लिए ये डिफेंस ले सकते हो, या फिर कोई पॉलिटिकल फंक्शंस को करने के लिए जैसे कि फॉरेन अफेयर्स, डिप्लोमेटिक, यूएनओ के फंक्शंस, तो ये सब आप डिफेंस ले सकते हो। उसके बाद हमारे पास कंसेप्ट आता है कौन सा, डिफेमेशन का। हम अपने 8वें टॉपिक पे पहुंच गए हैं, डिफेमेशन। इसको आप आईपीसी में भी देखते हो। आईपीसी में कौन से सेक्शन में आता है ये, सेक्शन 499 के अंदर हमें दी गई है इसकी डेफिनेशन, और आगे फिर 500 501 के अंदर बताया गया है सजा वगैरह। अब देखिए डिफेमेशन का मतलब क्या होता है कि किसी और व्यक्ति को डिफेम करना, आप उस व्यक्ति की रेप्यूटेशन को इंजरी पहुंचा रहे हो, या फिर उसके अगेंस्ट कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो जिसकी वजह से वो डिसक्रेडिट हो जाता है, उसके ऊपर लोग भरोसा नहीं करते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमने कौन सा सिविल रॉन्ग किया है, डिफेमेशन का सिविल रॉन्ग किया है। इसके अंदर ये जो इंजरी होती है वो सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं होती, उसके जैसे मान लीजिए आसपास जो भी रिलेशन के अंदर, जैसे उसकी वाइफ हो गई, सन हो गए, डिपेंडेंट्स हो गए, जिस व्यक्ति को इंजरी हुई है, वो सब भी इससे सफ़र करते हैं। यहाँ पे अलग अलग लोगों ने डेफिनेशन दी, जैसे विनफील्ड ने अलग डेफिनेशन दी, पार्क बी ने अलग डेफिनेशन दी, और हमारे पास केस आता है डिक्सन वर्सेस होल्डन का केस, जिसके अंदर बोला गया कि एक व्यक्ति जो होता है उसकी जो रेप्यूटेशन होती है उसकी वो प्रॉपर्टी होती है, और अगर ऐसा पॉसिबल हो तो वो जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनसे ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति किसी की रेप्यूटेशन को हर्ट करता है, इंजरी पहुंचाता है, तो वो किसी व्यक्ति के पैसे को चुराने से ज़्यादा या उसकी कोई चीज़ चुराने से ज़्यादा बड़ी इंजरी उसको पहुंचा रहा है। यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें और आती हैं डिफेमेशन के अंदर। डिफेमेशन दो तरीके से हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं लिबल एंड स्लेंडर। लिबल एंड सिलेंडर। लिबल के अंदर क्या होता है, हम लिख के, जैसे सिनेमोग्राफिक वे में कोई पिक्चर के अंदर, राइटिंग के अंदर, या कोई एफिजी लगा के, जैसे कोई मूर्ति वगैरह या कोई पुतला लगा के, या कोई मूवी के अंदर इस तरीके की चीज़ दिखा के, मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जो विजिबल एंड ऑडिबल दोनों है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, लिबल हो जाता है। वो उसने किस तरीके के क्राइम किया, लिबल वे में डिफेमेशन की है। अब यहाँ पे आज के लिए मुश्किल होता है कि लिबल है या सिलेंडर है। सिलेंडर के अंदर क्या होता है, जैसे बोल के कोई वर्ड्स किए, जैसे मैंने उसके सामने खड़े होकर ऐसी कोई बात बोली जिससे कि उसकी डिफेमेशन होगी, जैसे ए ने बी के सामने खड़े होकर उसके बारे में कुछ बोला जहाँ पे सी भी खड़ा था, तो उसने यहाँ पे क्या किया, सिलेंडर किया। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि लिबल जो होता है वो किस तरीके का होता है, जो आईज के अंदर आता है। आईज मतलब जैसे उसको देखती हैं उसको हम लिबल बोल देते हैं, और जो लिबल होता है वो एक्शनेबल पर से होता है, मतलब कि उसके लिए आपको कोई स्पेशल डैमेजेस प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर सिलेंडर का केस होता है, वहाँ पे आपको प्रूफ करने पड़ते हैं स्पेशल डैमेजेस। तो यहाँ पे आपको स्पेशल डैमेजेस प्रूव करने की, भाई उसने तेरे सामने खड़े होकर ऐसा बोला तो तेरे को क्या फ़र्क पड़ गया उससे। लेकिन अगर लिबल है, न्यूज़पेपर में इस तरीके की कोई चीज़ छाप दी, पोस्टर लगा दी उसके अगेंस्ट, तो फिर वहाँ पे कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होती है सिलेंडर की, जहाँ पे ये भी एक्शनेबल पर से होता है, मतलब कि कुछ चीज़ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ पे इस तरीके की आरोप लगाया जाता है कि प्लेंटिफ ने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है, या फिर बोला जाता है कि उसके ऊपर कोई कंटेजियस डिजीज़ है, ठीक है। और तीसरी बात बोली जाती है कि वो इनकम्पिटेंट या डिसऑनेस्ट या अनफिट है किसी भी जॉब के लिए या प्रोफेशन के लिए, इस तरीके का कोई अगर उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है, या फिर उसके ऊपर इम्प्यूटेशन लगाया जाता है अडल्ट्री या अनचेस्टी का, तो यहाँ पे फिर उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक्शनेबल पर से हो जाएगा। मतलब कि कोई डैमेजेस हो या नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इंडिया के अंदर दोनों ही
ये जो बात थी कहाँ की थी, इंग्लिश लॉ के हिसाब से थी। इंडिया के अंदर दोनों ही, चाहे लिबल हो चाहे सिलेंडर हो, ये दोनों क्या होते हैं, एक्शनेबल पर से होते हैं। आपको डैमेजेस प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप भूमि मनी दोसे वर्सेस नातोबर दिवस का केस देख सकते हैं। अब अगर हम एसेंशियल्स देखें डिफेमेशन के, तो वो क्या क्या हैं। पहली बात क्या है कि कोई स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कैसी हो, फॉल्स और डिफेमेटरी स्टेटमेंट दी गई हो। दूसरी बात कि वो स्टेटमेंट जो हो पब्लिश हुई हो। अब पब्लिश का मतलब क्या होता है वो भी हम देखते हैं। पहली बात, वो स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि वो स्टेटमेंट पब्लिश होनी चाहिए। और ये जो पब्लिश और फॉल्स स्टेटमेंट है, ये किसको रेफर कर रही हो, प्लेंटिफ को रेफर कर रही हो। और अगर ये तीनों चीज़ें पूरी हो जाती है तो हम बोलते हैं कि डिफेमेशन पूरी हो गई। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है फॉल्स, मतलब कि अगर सही स्टेटमेंट, जो एक सही बात है, उसके अगेंस्ट अगर व्यक्ति के अगेंस्ट बोली जाती है तो डिफेमेशन नहीं होगा। और यहाँ पे हमारे सामने कौन सा कंसेप्ट भी आता है, इनिएंडो का। इनिएंडो मतलब कि आपने ये बात तो नहीं बोली डायरेक्टली, लेकिन उसका मीनिंग यही निकल रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनिएंडो। जैसे ये हमारे पास कौन सा केस आता है, कैसिडी वर्सेस डेली मिरर का केस आता है। या मान लीजिए अगर एक व्यक्ति है, ठीक है, उसकी बी के साथ फ़ोटो खींचती है, ये ए एक मैन है, बी एक लेडी है, और यहाँ पे उसके साथ उसकी फ़ोटो खींचती है रिंग पहनते हुए, और ये दिखाया जाता है कि इसने ये रिंग पहनी हुई है इस लेडी ने, और ये जो है ये अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ खुश नहीं है। तो यहाँ पे जो उसकी वाइफ है उसके लिए इनिएंडो हो जाएगा। ये क्यों, क्योंकि यहाँ से इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि ये जो व्यक्ति है अपनी वाइफ के साथ खुश नहीं है, और इसने रिंग पहनी हुई है कि ये इसके साथ शादी करना चाहता है और ये सही वुमेन नहीं है, तो ये फिर डिफेमेशन का केस कर सकती है। इसी तरीके का केस कौन सा है, टॉली वर्सेस फ्राई एंड सन्स लिमिटेड का। और ये जो इंटेंशन होती है या नॉलेज होती है डिफेम करने की, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि कोई न्यूज़पेपर अगर इस तरीके की चीज़ छाप देता है जो डिफेमेटरी होती है और न्यूज़पेपर को नहीं पता था कि ऐसी कोई चीज़ है, तो वहाँ पे तब भी वो लाइबल होगा। तो इसलिए उसको ध्यान रखना है कि क्या ये चीज़ असलियत में है या नहीं है। तो नॉलेज या इंटेंशन होना डिफेमेशन के लिए नेसेसरी नहीं है। और ये बात ज़रूरी है कि वो पब्लिश होना चाहिए। अब मान लीजिए कि कोई मैं लेटर को एकदम सील करके बंद करके किसी को भेजता हूँ, मतलब जैसे मान लो मैंने ए ने बी को कोई लेटर भेजा एक सील करके, और वो उसके अंदर बी के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट लिखी हुई थी, तो यहाँ पे वो पब्लिश नहीं मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि वो एकदम सील्ड थी और वो पब्लिश नहीं हुई। लेकिन मान लीजिए मैं पोस्ट कार्ड के ऊपर लिख के या टेलीग्राम के ऊपर लिख के भेजता हूँ, तो वो उसको कोई पढ़ सकता है बीच में, तो वो क्या है, पब्लिश मानी जाएगी। जैसे न्यूज़पेपर में हो गया, इस तरीके की कोई भी चीज़ जिसको कोई तीसरा व्यक्ति पढ़ सकता है। अब ये इसने उसको सील पैक भेजा था, सील लेटर भेजा था, मान लीजिए उसको निकाल के सी ने पढ़ लिया, तो ये डिफेमेशन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इसने तो अपनी तरफ से इसको पब्लिश नहीं किया। और ये प्लेंटिफ को ही रेफर करना चाहिए था, ये नहीं कि इसने सी के अगेंस्ट स्टेटमेंट लिखी हुई थी और इसने बी को भेजी तो बी इसके ऊपर केस कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम डिफेंस देखें डिफेमेशन के, तो क्या क्या है। पहला हमारे पास डिफेंस आता है कि जस्टिफिकेशन बाय ट्रूथ, कि मैंने ए ने जो बी के अगेंस्ट स्टेटमेंट पब्लिश की वो ट्रू थी, अगर बात सच है तो फिर ये एक डिफेंस बन जाएगा। दूसरा फेयर कमेंट थी, जो थी उसके लिए फेयर कमेंट थी। और या फिर इसके पास प्रिविलेज थी, किस तरीके की, एब्सोल्यूट या फिर क्वालिफाइड प्रिविलेज थी। एब्सोल्यूट प्रिविलेज कब मिलती है, जब पार्लियामेंट्री या जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही होती है। और जो स्पेशल या क्वालिफाइड प्रिविलेज जिसको हम बोलते हैं, इसके लिए ये एस्टेब्लिश करना ज़रूरी होता है कि ये जो स्टेटमेंट इसने दी है, जैसे ए ने जो स्टेटमेंट दी है वो मिलाइस इंटेंशन के बिना दी है, और दूसरी बात ये जो स्टेटमेंट दी है ये किसी ओकेशन के ऊपर दी है। जैसे मान लीजिए अगर एग्जांपल दूं, एक्स एक शॉपकीपर था, वो वाई को कहता है कि जो इस बिजनेस को मैनेज करता है, मतलब एक्स जो है जो इस बिजनेस को मैनेज करता है, वो वाई से कहता है कि पी को कुछ भी मत बेचना जब तक कि वो पुराने पैसे नहीं दे देता, या फिर इसके लिए पैसे नहीं दे देता, क्योंकि मेरी ओपिनियन के अंदर उसकी ऑनेस्टी के ऊपर मुझे शक है। तो यहाँ पे एक्स जो है वो प्रोटेक्टेड है, क्योंकि उसने पी के ऊपर जो इम्प्यूटेशन लगाई, जो आरोप लगाया, वो उसने गुड फेथ के अंदर लगाया अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए, तो यहाँ पे फिर वो लाइबल नहीं होगा। और यहाँ पे अगर हम बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करें, तो जब भी इस तरीके का कोई डैमेज होगा डिफेमेशन के अंदर, तो जो प्लेंट होगा, मतलब कि जो प्लेंटिव होगा, उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उसकी वजह से उसको कोई डैमेज हुआ है।
और सूट कौन कर सकता है? जो अगर कोई इस तरीके की डिफेमेशन होती है, जो व्यक्ति डिफेम हुआ है वो उसको सूट, सिर्फ उसके अंदर वही सूट कर सकता है। ठीक है, न्यूसेंस के ऊपर अगर हम आए, अगर हम न्यूसेंस, अब अगला टॉपिक आता है न्यूसेंस का हमारे पास, कौन सा? न्यूसेंस। इसके बाद हमारे पास 10th 11th 2 टॉपिक बचेंगे न्यूसेंस के बाद। अब देखिए न्यूसेंस जो होता है 2 तरीके के होते हैं, एक पब्लिक न्यूसेंस होता है और प्राइवेट न्यूसेंस होता है। न्यूसेंस का मतलब क्या होता है? न्यूसेंस का मतलब होता है ऐसा टॉर्ट जहां पे आप अनलॉफुल इंटरफेरेंस करते हो दूसरे पर्सन के लैंड के ऊपर, मतलब कि वो जो लैंड एंजॉय कर रहा है या यूज कर रहा है उसके ऊपर आप अनलॉफुल इंटरफेरेंस करते हो, या उसके रिलेटेड कोई राइट के अंदर, तो हम बोलेंगे कि आपने न्यूसेंस कमिट किया है। न्यूसेंस जो वर्ड है वो किससे ड्राइव्ड हुआ है? एक फ्रेंच वर्ड से जिसको हम बोलते हैं न्यूरे। तो ये आपसे पूछ सकता है अगर आप एमसीक्यू वाला एग्जाम दे रहे हो, प्री दे रहे हो या एंट्रेंस दे रहे हो किसी चीज़ का। न्यूरे का मतलब अगर हम देखें, इसका मतलब होता है हर्ट करना किसी को या किसी को एनॉय करना, तो इस वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है न्यूसेंस वर्ड। और अलग अलग जगह पे इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी गई है, लेकिन हमारे पास 2 ही तरीके के न्यूसेंस होते हैं, पब्लिक न्यूसेंस जिसको हम कॉमन न्यूसेंस बोलते हैं, या फिर प्राइवेट न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस आपको आईपीसी में भी मिल जाएगा सेक्शन 268 के अंदर, जहाँ पे बोला जाता है कि एक व्यक्ति जो है पब्लिक न्यूसेंस के लिए गिल्टी होता है, कोई ऐसा काम करता है वो व्यक्ति, या फिर इलीगल ओमिशन करता है जिससे की वजह से दूसरे व्यक्ति को या जो भी सोसाइटी या उसके अंदर लोगों को कॉमन इंजरी, डेंजर या एनॉयंस होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूसेंस बोलते हैं। अब जो ये जो पब्लिक न्यूसेंस होता है, जो पब्लिक एट लार्ज को इफेक्ट कर रहा है या पब्लिक एट लार्ज को एनॉय कर रहा है, जब ये पब्लिक एट लार्ज को करेगा तभी ये पब्लिक न्यूसेंस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति, अब जैसे 10 लोगों को इससे इफेक्ट हुआ, उसमें से कोई एक जो है उसके अंदर सूट करना चाहता है पब्लिक न्यूसेंस के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पे उस इंडिविजुअल को क्या करना पड़ेगा कि उसको दिखाना पड़ेगा, ये जो एक व्यक्ति करना चाहता है, कि उसको कोई पर्टिकुलर, उसके अंदर कोई पर्टिकुलर इंजरी हुई है जो कि पब्लिक एट लार्ज को नहीं हुई, उसको अलग से भी कोई इंजरी हुई है बहुत ज़्यादा, जो इन बाकी 9 लोगों को नहीं हुई। ठीक है, दूसरी बात उसको ये शो करनी पड़ेगी ये जो इंजरी हुई वो डायरेक्ट थी, कोई कॉन्सिक्वेंशियल इंजरी नहीं थी कि उसने ये किया उससे ये हुआ फिर मुझे इस वजह से ये हो गया, ऐसा नहीं था, डायरेक्टली उसको ये चीज़ हुई। और ये जो इंजरी हुई है कैसी इंजरी होनी चाहिए? सब्सटेंशियल करेक्टर की होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें प्रूव कर देता है तो पब्लिक न्यूसेंस के अंदर भी इस व्यक्ति को प्राइवेट न्यूसेंस मिल जाती है, वो इंजरी क्लेम कर सकता है। आप ये केस देख सकते हो, डॉक्टर राम राज सिंह वर्सेस बाबूलाल का केस। कौन से ईयर का केस है? 1982 का केस है ये। जैसे कि इस केस के अंदर क्या बताया, जो डिफेंडेंट था ना वो क्या करता था कि ग्राइंडिंग मशीन चलाता था प्लेंटिफ की एडजॉइनिंग लैंड के ऊपर, और उसकी वजह से, और ये जो प्लेंटिफ था ये डॉक्टर था, और ये जो ग्राइंडिंग मशीन चलाता था ना, इससे बहुत ज़्यादा धुआं या फिर आप कह सकते हो मिट्टी उड़ती थी इससे बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है? ये पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है क्योंकि मिट्टी उड़ रही है। लेकिन अब यहाँ पे प्लेंटिफ ने इंडिविजुअली आके क्लेम किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने बोला कि मेरे पेशेंट्स जो मेरे यहाँ पे आ रहे हैं, मेरी जगह लैंड के ऊपर आ रहे हैं, उनको इनकन्वीनियंस हो रही है। तो यहाँ पे ये क्या शो करने में काबिल रहा या एबल रहा कि उसको कोई स्पेशल डैमेजेस हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये अलग से न्यूसेंस के लिए डैमेजेस मांग पाया। इसी तरीके का आप केस देख सकते हो विंटर बॉटम वर्सेस लॉर्ड डेरबाई का केस। और यहीं अगर हम प्राइवेट न्यूसेंस को देखें तो प्राइवेट न्यूसेंस का मतलब क्या होता है? प्राइवेट न्यूसेंस मतलब होता है जब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को उससे प्रॉब्लम हुई है, तो उसको ये दिखाना पड़ेगा कि उसको जो प्राइवेट, जो भी इंडिविजुअल व्यक्ति है, उसको कोई स्पेशल डैमेजेस उस दूसरे व्यक्ति के एक्ट से हुए हैं जो कि पब्लिक इनकन्वीनियंस से ज़्यादा हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो प्राइवेट न्यूसेंस से क्या हो रहा है? कोई सिविल रॉन्ग हो रहा है जिससे कि कोई इंजरी हो रही है किसी व्यक्ति के लैंड को या प्रॉपर्टी को, या फिर कोई भी इस तरीके के सब्सटेंशियली इंटरफेयर्स हो रहे हैं उस प्रॉपर्टी या लैंड को यूज़ करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? प्राइवेट न्यूसेंस बन जाएगा। तो 3 चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पे हमारे पास प्राइवेट न्यूसेंस के लिए। अनरीजनेबल इंटरफेरेंस होनी चाहिए, दूसरी चीज़, इस इंटरफेरेंस के कारण यूज़ या इंजॉयमेंट ऑफ लैंड जो है उसके अंदर क्या हो रहे हों? डैमेजेस हो रहे हों।
मतलब कि इसको जो यूज़ करना है, एंजॉय करना है, उसके उस यूज़ या एंजॉय करने के लिए इसको डैमेजेस हो रहे हों, वो इसको और अच्छे से यूज़ ना कर पाए या एंजॉय ना कर पाए इस अनरीजनेबल इंटरफेरेंस के कारण, तो बोला जाएगा कि उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ है, प्राइवेट न्यूसेंस हुआ है। यहाँ पे आप राधेश्याम वर्सेस गुरप्रसाद का केस देख सकते हो, जहाँ पे एक रनिंग फ्लोर होती है डिफेंडेंट की, उसको बोला जाता है कि उसने अनरीजनेबल इंटरफेरेंस किया है क्योंकि उससे फिजिकल कंफर्ट जो है प्लेंटिफ का वो हार्म हो रहा है, और वहाँ पे इंजंक्शन का रिलीफ दिलाया जाता है प्लेंटिफ को। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम इफेक्चुअल डिफेंसेस देखें, जो इफेक्चुअल डिफेंसेस अवेलेबल हैं न्यूसेंस के अंदर, तो पहला जो डिफेंस अवेलेबल होता है, मतलब देखिए पर्टिकुलर देख रहे हैं हम यहाँ पे, प्रेस्क्रिप्शन का होता है। प्रेस्क्रिप्शन मतलब कि अगर आप किसी की कोई लैंड 20 ईयर्स तक एंजॉय कर लेते हो और उसके अंदर वो कोई इंटरफेरेंस नहीं करता, तो उसको ईजमेंट का राइट मिल जाता है। तो यहाँ पे बोला जाएगा कि प्रेस्क्रिप्शन का डिफेंस मिल गई, 20 साल हो गए मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ, आपने तब तो कुछ बोला नहीं, तो अब ये मेरा राइट यहाँ पे बन जाता है और आप यहाँ पे डिफेंस ले सकते हो। इस तरीके से स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का आप ले सकते हो कि अगर कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कोई एक्ट कर रही है, जैसे मान लीजिए कि कोई रेलवे जो है ट्रेन अपनी पटरी पे चला रही है, यहाँ से चिंगारी लग के अगर किसी के खेत में जाके आग लग गई, तो ये डिफेंस ले सकता है कि ये जो आपको न्यूसेंस हुई, जो अनरीजनेबल इंटरफेरेंस हुई, ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के कारण हुई, तो वहाँ पे वो डिफेंस ले सकता है और बच जाएगा। इसी तरीके से ट्राइबिलिटी होती है कि कोई भी एक्ट जो डिफेंडेंट का हुआ उससे कोई बहुत छोटी सी चीज़ होती है, मतलब कि मान लीजिए गार्डन फायर के अंदर अगर कोई छोटी सी आग लग गई, उसे हल्की बहुत धुआं उड़ रहा है, तो वहाँ पे उसको ट्राइबल मैटर बोला जाता है, वहाँ पे ये डिफेंस ले सकता है। छोटी सी बात है, इसके लिए क्या आ गए आप। और इसी तरीके से लॉफुल यूज़ ऑफ लैंड अगर कोई कर रहा है, भाई मैं अपनी लैंड के ऊपर अपने खेती कर रहा हूँ, तो वो लॉफुल यूज़ है, उसकी वजह से तेरे को कोई दिक्कत आ रही है तो मैं क्या करूँ। और इसी तरीके से रीजनेबल यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी, जो भी मैंने जिस तरीके का एग्जांपल दिया वो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। एक्ट ऑफ गॉड होता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो भगवान ने किया है। 7वीं बात आती है इनएविटेबल एक्सीडेंट, जिसको कोई रोक नहीं सकता था। तो ये डिफेंसेस आप ले सकते हो। और कौन से डिफेंसेस आप नहीं ले सकते, वो होते हैं इनएफेक्चुअल डिफेंसेस, जिसको हम बोलते हैं। आप बोलते हो कि किसी और व्यक्ति ने इस तरीके का एक्ट किया, उस वजह से ये हुआ, ये आप डिफेंस नहीं ले सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं पब्लिक गुड के अंदर ये काम कर रहा था, बहुत लोगों को फायदा होना था इससे, इसलिए मैंने इस व्यक्ति को न्यूसेंस कर दिया, ऐसा नहीं बोलोगे। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने रीजनेबल केयर लिया था, उसके बावजूद भी हो गया तो मैं क्या करूं। ठीक है, या फिर ये बोल दोगे कि जो प्लेंटिफ है वो न्यूसेंस की जगह पे आ गया था, तो वहाँ पे नहीं माना जाएगा, तो ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है, उसके बाद अगर हम अपने 10वें टॉपिक के ऊपर आए, वो आता है कौन सा, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या होता है, जब किसी व्यक्ति के अगेंस्ट, जब जो डिफेंडेंट होता है या कोई व्यक्ति होता है वो क्या करता है, मैलिशियस इंस्टीट्यूशन करता है, झूठा केस करता है किसी और व्यक्ति के अगेंस्ट। किस तरीके का, क्रिमिनल, मतलब कि वो इस केस जो उसने किया उसके अंदर वो अनसक्सेसफुल हो गया, या बैंक करप्सी का केस, लिक्विडेशन प्रोसीडिंग चलाता है, जहाँ पे उसके पास कोई रीजनेबल या प्रोबेबल केस नहीं था, उसके पास कोई रीज़न नहीं था जिसकी वजह से उसने उसके ऊपर वो केस चलाया, तो बोला जाएगा कि उसने उसके ऊपर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की है। तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन करने के लिए 5 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। वो 5 चीज़ें क्या हैं कि जो प्लेंटिफ है उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन किया गया हो, किसके द्वारा, डिफेंडेंट के द्वारा, और जो प्लेंटिफ है वो प्रूफ कर सके कि ये जो सूट मेरे ऊपर हुआ है वो डिफेंडेंट ने किया है और किसी व्यक्ति ने नहीं किया, मतलब कि जो प्लेंटिफ है उसके ऊपर केस किया गया हो डिफेंडेंट के द्वारा, ठीक है, और किसी ने वो केस नहीं किया है। दूसरी बात, जो प्रोसीडिंग है वो टर्मिनेट हो चुकी है, और वो जो प्रोसीडिंग जब टर्मिनेट हुई वो प्लेंटिफ के फेवर में हुई हो। अगर वो उसके अगेंस्ट हुई है तो फिर तो वो जो प्रोसिक्यूशन हुई वो सही थी, तो उस प्लेंटिफ के फेवर के अंदर वो सूट आया हो। तीसरी बात, ये जो डिफेंडेंट ने इसके ऊपर केस किया था ये कैसे किया हो, बिना किसी रीजनेबल या प्रोबेबल कॉज के, इसके पास कोई रीजन नहीं था जिस वजह से इसने इसके ऊपर सूट किया था। चौथी बात कि ये जो प्लेंटिफ था वो मैलिशियसली प्रोसिक्यूट हुआ था और इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी कि क्यों उसने उसके ऊपर सूट कर दिया, और एक तरीके से जो प्लेंटिफ था वो इनोसेंट था। और पांचवी बात की जो प्लेंटिफ है उसकी वजह से उसको डैमेजेस हुए हैं उसकी रेपुटेशन के ऊपर या उसकी सेफ्टी के ऊपर या फिर किसी और प्रॉपर्टी के ऊपर, तो इस तरीके की अगर चीज़ें ये इसके साथ होती हैं तो बोला जाएगा कि इसके ऊपर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की गई है। ये 5 बातें होनी ज़रूरी है, बाकी इसको डिटेल के लिए आप वीडियो देख सकते हो, मैंने बना रखी है। और जो लास्ट टॉपिक हमारा आता है वो क्या आता है, ट्रेसपास टू पर्सन। जब आप किसी व्यक्ति के ऊपर ट्रेसपास करते हो तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से टॉपिक देखने को मिलते हैं, असॉल्ट जो आप आईपीसी में भी पढ़ते हो, दूसरा हमारे को देखने को मिलता है बैटरी, और तीसरा देखने को मिलता है फॉल्स इम्प्रिजमेंट।
अब देखिए यहाँ पे क्या होता है असॉल्ट के अंदर, असॉल्ट के अंदर और बैटरी दोनों में एक साथ समझना जरूरी है। बैटरी में क्या होता है, आप किसी को क्या करते हो, इंटेंशनली कोई फिजिकल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करते हो जिसकी कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं होती या उसकी कंसेंट के बिना। लेकिन असॉल्ट के अंदर क्या करते हो, अभी आपने वो आप अपना गेस्चर दिखाते हो कि आप उसके ऊपर इस तरीके की फोर्स अप्लाई करोगे, तो जब आप गेस्चर दिखाते हो तो हम उसको असॉल्ट बोलते हैं, और जब वो फोर्स आप अप्लाई कर देते हो तो हम उसको बैटरी बोलते हैं। और ये जो बैटरी होती है यहाँ पे ये बात बोली गई, मान लीजिए कि पहली बात ये बोली गई कि अगर आप किसी व्यक्ति को एंगर के अंदर टच करते हो तो भी वो क्या हो जाएगा, बैटरी हो जाएगी। लेकिन अगर दो से ज़्यादा व्यक्ति मान लीजिए किसी नैरो पाथ से निकल रहे हैं उस वजह से वो एक दूसरे को टच कर देते हैं और उनके बीच में हल्की सी फोर्स अप्लाई हो जाती है, तो फिर वहां पे वो बैटरी नहीं होगी। और अगर तीसरी बात ये आती है कि अगर कोई भी व्यक्ति वायलेंस यूज करता है किसी और के अगेंस्ट, किसी इनऑर्डिनेट मैनर के अंदर या फिर रूड वे के अंदर, तो उसको भी हम बैटरी बोलेंगे। जैसे कि ये जब इस पाथ से निकल रहा था जानबूझ के उसको ज्यादा धक्का देता है या इस तरह की कोई चीज देता है, तो फिर वो बैटरी बन जाएगा। और फॉल्स इंप्रिजमेंट क्या होती है, और ये जो बैटरी होती है कैसे होती है, एक्शनेबल पर से होती है, मतलब कि आपको कोई हार्म या डैमेज प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती। और फॉल्स इंप्रिजमेंट के अंदर क्या होता है कि आप किसी व्यक्ति की जो लिबर्टी होती है उसको रिस्ट्रेन करते हो, चाहे आप कितने ही शॉर्ट पीरियड के लिए उसको करो, और उसके लिए आपके पास कोई सफिशिएंट या लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है कि आपने क्यों उसको रिस्ट्रेन किया किसी पर्टिकुलर जगह पे, या उसकी लिबर्टी को क्यों आपने रिस्ट्रेन किया। और ये जो फॉल्स वर्ड है, जो हम फॉल्स इंप्रिजमेंट पढ़ते हैं, इसका मतलब फॉलिशियस नहीं होता, इसका मतलब होता है रॉन्गफुल या अनलॉफुल तरीके से। तो जब किसी व्यक्ति को आप टोटली डिप्राइव कर देते हो फ्रीली मूव करने से, तब हम उसको फॉल्स इंप्रिजमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं कि एक तो टोटल रिस्ट्रेन होना चाहिए उसकी मूवमेंट के ऊपर, और ये जो रिस्ट्रेन आपने किया ये लीगल या लॉफुल नहीं होना चाहिए। जैसा कि बर्ड वर्सेस जोन्स के केस में देखा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उसके ब्रिज पे जाने से रोक दिया लेकिन उसके पास दूसरा पाथ था वहाँ से निकलने का, तो यहाँ पे नहीं भी ये बोला जाएगा कि उसके साथ फॉल्स इंप्रिजमेंट हुई है। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे आते हैं टॉट के अंदर, और मेरे हिसाब से यहाँ पे हमारा टॉट पूरा खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जिसको ये टॉपिक समझना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।